सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमें हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड तेजी नजर आ रही है। रोज इंडेक्स एक नई सतह पर पहुंच रहा है, नए से नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 88,000 की सतह को अबूर कर गया है और बहुत तेज़ी के साथ इसका 1 लाख की तरफ ये सफ़र जारी है। अब ये कितना लॉन्ग टर्म है और इंडेक्स को तो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट का वॉल्यूम, क्या मार्केट का हजम भी इस अंदाज से बढ़ रहा है? जब ये मार्केट 40-45 हज़ार के अराउंड ट्रेड कर रही थी तो उस वक्त मार्केट का वॉल्यूम कितना था और आज जब ये डबल हो चुका है इंडेक्स तो इसके वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में मजीद कितना ये ऊपर जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो बहुत तेजी के साथ हम रोज इंडेक्स में एक ग्रोथ देख रहे हैं, ये कितनी लॉन्ग टर्म है, कितनी स्टेबिलिटी इस वक्त हमारी मार्केट में आ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे जब लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी तो हम लोग दोनों ही खासे पॉजिटिव थे और ऑन द वेरियस वेरिएबल्स दैट यू आस्क्ड मी एंड आई आंसर्ड, वो अभी जो चीज़ें हैं अल्लाह का शुक्र है वैसे ही चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सारी कॉर्पोरेट और हम लोग भी देख रहे हैं वो इन्फ्लेशन का कम होना, उसके साथ रिजल्टेंटली इंटरेस्ट रेट का कम होना और अब मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है 4 नवंबर को, उसमें कर तो बहुत ज़्यादा सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल से 200-250 बेसिस पॉइंट का कमी कर देंगे और जिससे जो दूसरी दिसंबर तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12-13% इंटरेस्ट रेट होगा पाकिस्तान में। रियल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं जितने बहुत सारे मुल्कों में और हमारी भी याददाश्त में कभी भी पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान ने इतने पॉजिटिव नहीं रन किए जितने आजकल हो गए हैं। इन्फ्लेशन आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी 6.94 थी तो और AKD रिसर्च की हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि इस दफ़ा उससे भी कम आएगी। ये सारा कुछ अचीव हो रहा है और आप देखें कि अल्लाह का शुक्र रहा है कि एक्सचेंज रेट काफ़ी कंट्रोल में है और एक हम कुलिया या फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको मैयर करने के लिए पूरी दुनिया, वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जिसे रील कहते हैं मशहूर ज़बान में। सो रील इज बिलो 100 विच मीन्स के आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं वो अभी कंट्रोल में है और एक्सचेंज रेट आपका कोई खुदा ना खास्ता हे वाई नहीं हो रहा, दिस इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। जो ये चीज़ें हो रही हैं इसमें आप देखें कि जो पावर का रेट है, अगर मैं सितंबर दिस मंथ को कंपेयर करूं पिछले साल से तो 20% डाउन है। फ्यूल एडजस्टमेंट की जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर भी डाउन है और जो हमारा फ्यूल एडजस्टमेंट है जो पहले लास्ट ईयर था 4 रुपए, अब वो नेगेटिव में चला गया है और जो हमारी क्वार्टरली टैरिफ की एडजस्टमेंट होती थी वो लास्ट ईयर थी 3.5 रुपए की, अब वो 1 रुपए की हो रही है। तो इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। तो आई थिंक इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और एसेट क्लासेस जो डिफरेंट हैं उसके अंदर जो मोस्ट ग्लेयरिंग है जिसको वो कह रही है कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन मी, वो एसेट क्लासेस में इक्विटी इज स्टैंडिंग आउट वेरी टॉल माशाल्लाह। ठीक है, तो फरीद साहब पिछले 1 साल के मुकाबले में जो इस वक्त ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें तो हमें एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसके नतीजे में मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? यानी जब ये इंडेक्स कोई 45, 50 या 55,000 के अराउंड हुआ करता था, मार्केट का वॉल्यूम उस वक्त भी कमोबेश उतना ही था जितना आज ये जब 85,000 को क्रॉस कर चुका है, 88 को टच कर रहा है, तो मार्केट तो अपने उसी वॉल्यूम पर खड़ी हुई है, नई इन्वेस्टमेंट तो इसमें नहीं आ रही। नहीं, वॉल्यूम से इसको डायरेक्टली रिलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपका आंसर देता चलूं। आज जो हमने वॉल्यूम 1.13 बिलियन शेयर्स का अचीव किया, ये दिस इज आफ्टर अबाउट 10 मंथ्स कि हम इस वॉल्यूम पे पहुंचे हैं। हाँ, बैक इन जब मैंने मार्केट में काम करना शुरू किया था वे बैक, उस वक्त हमारा बिलियन का नॉर्मल वॉल्यूम हुआ करता था। बट जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं, अच्छा वॉल्यूम का जो हमारा इंडेक्स जब 45,000 या 50,000 या 60,000 70,000 था, to me as a student of stock markets and the capital markets, this is important। ये आपका जो आखिरी सवाल था मैं उससे रिलेट करूंगा कि पार्टिसिपेशन तो बढ़ गई है, उन्हीं लोगों से बढ़ी है जो नए लोग आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑन सम अदर थिंग्स। बट जो इंडेक्स का लेवल है उसका वॉल्यूम से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, बट ये जरूर है कि जितने लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे किसी पर्टिकुलर शेयर में और स्क्रिप्ट्स में,
उसकी प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा होगी, तो जाहिर है मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस ऊपर जाएंगी। सही। और फिर अब एक लास्ट क्वेश्चन फरीद साहब, अगर ये एक्सचेंज रेट में अभी मजीद कमी आती है, सॉरी एक्सचेंज रेट नहीं, जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट में अगर मजीद कमी होती है 2-2.5% की, तो फिर ये मार्केट कितना तेज़ी के साथ 6 फिगर्स में दाखिल हो जाएगी? यानी इंडेक्स हमारा 1 लाख तक कब तक पहुंच जाएगा? ये अगले 2-3 हफ्तों में हो जाएगा अगर 4 नवंबर को ये डिसीजन हो गया तो? नहीं, आई थिंक हम सबको चाहिए 1 लाख तक तो इंशाल्लाह हो जाएगा इसी कैलेंडर ईयर में, और उसके बाद 1.5 लाख भी इंशाल्लाह होगा। बट आई थिंक अगले 2-3 हफ्ते ना कहें, अप टू 31 दिसंबर ही करें, बिकॉज जो एक पूरी बस का भर के सवारियों को लेके आगे जाना और थोड़े कम लोगों को लेके जाना, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल ग्लूड टू द फिक्स्ड इनकम, वो देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है उनके साथ। अभी भी अगर बैंकर्स या फिक्स्ड इनकम इनको पहले देता था अगर 22, 20, 18, 17, अब जब आने वाले वक्त में इनका बैंकर इनको 14% और 13% देगा, तो फिर इनको ख्याल आएगा कि हम क्या मिस कर रहे हैं। और आप देखें कि मार्केट का रिटर्न इक्विटी का, अच्छा ये नहीं है कि अब भेड़ चाल है, अब सबको नजर आ रहा है। एक तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो 2 तरह से फायदा होता है इक्विटी इन्वेस्टर को। एक तो उस इन्वेस्टिंग कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके फाइनेंशियल चार्जेस कम होते हैं, जिससे अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। दूसरे ये कि आप देखें कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं, तो पहले अगर मैं बैठे बिठाए मुझे घर बैठे 20% खुदा ना खास्ता अगर मैं इंटरेस्ट को या प्रॉफिट या मार्कअप जो भी कहने, अगर मुझे 20% घर बैठे बिठाए मिल जाता था, तो जब 18, 15, 14, 13 होगा, तो मुझे कुछ ना कुछ अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक अभी जो आपने बात की 6 हिस्सों वाला 31 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फरीद आलम साहब, सीईओ एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि दिसंबर तक यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट 6 फिगर्स को भी टच कर लेगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नज़र आ रही है। सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स आहिस्ता आहिस्ता एक पॉजिटिव सिम्त में जा रहे हैं। अब इस हुकूमत की डायरेक्शन कितनी दुरुस्त है, IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद एक ब्रीदिंग स्पेस जो मिला है, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, उसमें टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, कितना कामयाब हुकूमत हो सकेगी, इंटेंशन तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि एक मजबूत प्लानिंग की भी ज़रूरत होगी। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड के माहिर माशियात, भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त एक IMF का प्रोग्राम हमें मिला है, 36 मंथ्स का एक ब्रीदिंग स्पेस हमें अवेलेबल है, इसमें हमें अब वो कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं फौरी तौर पर, वो कितने लॉन्ग टर्म होंगे, और ये रिलीफ जो इस वक्त एक ड्यू है आवाम के लिए, ये एंड कंज्यूमर तक इसको पहुंचने में मजीद कितना टाइम लगेगा कि इन्फ्लेशन रेट में भी कमी आ रही है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इसका एक आम आदमी को फ़ायदा कब तक होगा? जी, काफ़ी ज़्यादा सवाल थे आपके सवालों में, तो मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करूं कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को इस ब्रीदिंग स्पेस जो हमें मिली है, जो वाकई एक ब्रीदिंग स्पेस है, तो उसमें क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, यानी कि जो वादे और जो पॉलिसीज़ ये हुकूमत कर रही है और अनाउंस कर रही है उस पर वो कायम रहे, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से बड़े हार्ड वर्क से ट्रस्ट अर्न किया है, और उस ट्रस्ट का अर्न करने का रिजल्ट आपके सामने है कि IMF ने भी हमें पैसा दे दिया है और स्टॉक मार्केट भी रिकवर कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, और जिस तरह आपने बोला कि सारे इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी वजह ये कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है। इसके साथ साथ जो वादे हुकूमत ने किए थे अब उस पर डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। एक वादा ये है कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ होगी। टैक्स कलेक्शन ऐसा नहीं कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको आप और न छोड़ें, मगर उन सेक्टर्स पर टैक्स करें जिन पर आप टैक्स पहले नहीं करते थे, यानी होली काउस के पीछे जाएं, जो शायद पॉलिटिकल वजह की वजह से, किसी प्रेशर दबाव की वजह से आप नहीं टैक्स कर सके। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो आपके स्टेट ओन्ड एसेट्स है जो लॉस बना रहे हैं, जिसमें पहला एसेट PIA का है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली प्राइवेटाइज करें। तीसरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, जो हम आपसे भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि सऊदीया से इन्वेस्टमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो, वो इन्वेस्टमेंट आए, ताकि जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने की थी वो सारी की सारी हो सके। आम आदमी पे इम्पैक्ट तो अभी से ही आ रहा है। सबसे पहला चीज़ जो आम आदमी को इम्पैक्ट करती है वो है महंगाई, और हमने देखा कि महंगाई जो 30% पे होती थी इन्फ्लेशन, वो अब 7% तक आ गई है। तो कदरे रिलीफ तो आम आदमी को उससे मिला है, मगर उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। जॉब क्रिएशन जब ही होगी जब हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। 3% से जो IMF एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, दैट्स नॉट सफिशिएंट।
So to grow our economy more, we need foreign investment in areas like manufacturing. और जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब्स क्रिएशन होगी और उसी से एक आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अब बहुत सारे कमिटमेंट्स इस वक्त हो चुके हैं, कई ममालिक के दौरे हो चुके हैं। ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस लग रहा है अली फरीद साहब, चूँकि अब वो दौरे हुए भी किसी को 1 हफ़्ता गुजर गया, किसी को 2 हफ्ते गुजर गए। अब ये तरीक़ाकार क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? अगर कोई कमिटमेंट हाईएस्ट लेवल से हो जाती है किसी मुल्क के साथ, तो फिर इसी तरह महीनों बाद ये काम शुरू होता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट आने के बाद उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्यों है? इसमें जल्दी किसको करनी है, हमारी हुकूमत को या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये उनको भी थोड़ा सा ज़रा मुतारिक होना पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है और जिसमें हम टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये कोई हफ्तों का काम नहीं होता, काफ़ी दफ़ा साल लग जाते हैं एक इन्वेस्टर्स को अपना सारा ड्यू डिलिजेंस करने में। मगर जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फ़ौरन कुछ घंटों में ही वो आपके सालों की मेहनत ज़ाया भी हो सकती है, जो हमने पाकिस्तान में बार-बार पहले देखी। क्योंकि पाकिस्तान का माज़ी में इस चीज़ पे एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और उसकी वजह यही थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी। एक हुकूमत जाती थी तो दूसरी कहती थी कि हम ऑनर नहीं करेंगे जो हमने कमिटमेंट्स की है, इसलिए इन्वेस्टर्स डरते हैं। तो वो पहले आपसे पूछते हैं कि आप हमें इस बात का सबूत दें कि इस बार जो हमारे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं उसको तोड़ेंगे नहीं। तो वो सबूत देने के लिए टाइम चाहिए होता है। मगर बार-बार सऊदी की तरफ से कमिटमेंट्स आ रही हैं, रीअश्योरेंसेस आ रही हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है और एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। सो हमें शायद पॉजिटिव, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए उसके बारे में, मगर ये भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए कि ये सालों लगते हैं इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करने में और कुछ घंटे लगते हैं उनको लूज़ करने में। और सर इंटरनल हमें जो रिफॉर्म्स करने हैं उसमें भी हमारी जो स्पीड है वो हम बड़ी स्लो देख रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, पीआईए वाला मामला पहले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसको रैप अप करना था, अब हम देख रहे हैं अक्टूबर एंड होने जा रहा है, अभी तक कोई ऐसी कंफर्म खबर नहीं आ रही कि हाँ ये 31 अक्टूबर से पहले पहले सब रैप अप हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे इदारों की बारी है, फिर हम टैक्स रिफॉर्म्स भी अभी पेंडिंग में हैं, अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं लाया जा सका कि जो अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं लोग उनको कैसे टैक्स नेट में उन सेक्टर्स को लेके आना है। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी अभी उसका वो सिलसिला नहीं शुरू हो सका। तो अब तो अच्छा खासा टाइम ये हुकूमत गुजार चुकी है, 2-3 माह बाद ही अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। तो ये इन रिफॉर्म्स की तरफ हुकूमत कब ज़रा थोड़ी तवज्जो के साथ काम करने की पोजीशन में होगी? एक तो मैं इतना हार्श नहीं होगा हुकूमत पे क्योंकि दे आर फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। आपने देखा है एक तरफ पॉलिटिकल फ्रंट में लड़ाई हो रही होती है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वो उस पर फोकस चला गया होता है, कभी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे वो डील कर रही होती है। तो इट्स नॉट कि हुकूमत काम नहीं कर रही, हमें नज़र आ रहा है कि कभी इस तरफ इश्यूज हैं और कभी उस तरफ इश्यूज हैं। तो मगर डिस्पाइट दैट रिफॉर्म्स हुए हैं, आईएमएफ ने भी उन चीज़ों का एक्नॉलेज किया है और कहा है कि अभी तक जितना भी प्रोसेस हुआ है वो इट्स इन लाइन विद देयर एक्सपेक्टेशन। सो अभी तक तो जितने भी इस हुकूमत को मार्क फुल पॉइंट्स ही जाते हैं जितने भी रिफॉर्म्स के प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, मगर ये बात दुरुस्त है कि एंडिंग विल डिटरमिन कि ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुल था कि नहीं। और उसमें जो कमिटमेंट्स की है, खासतौर पर जो आपने मेंशन किया टैक्स पे, प्राइवेटाइजेशन में, बिल्कुल डिले है। मगर डिले इसलिए भी है कि लेट्स से आप और मैं हम लेट्स से अगर हम इन्वेस्टर हैं, हम एक पाकिस्तान में हमें हुकूमत कहती है कि एयरलाइन खरीद लो और वहाँ पे हम देखते हैं कि जी मुल्क में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं। तो एक ऐसी माहौल मैं कहूँगा कि वेट करते हैं, देखते हैं कि इस मुल्क में हालात सही होते हैं कि नहीं होते, फिर जाके इन्वेस्ट कर लेंगे। जल्दी इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो आई थिंक दैट while I give full credit to the government, जिससे हमने शुरू की बात इसी से की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ मिल के काम करें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे स्टेक होल्डर्स इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि हमें अपने इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है, आम आदमी की मदद करनी है, बिजनेस कम्युनिटी की मदद करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और पूरे पाकिस्तान के हर आवाम को फ़ायदा होगा।
और अली भाई साहब, एक ऐसे वक्त में जब ये मुश्किल काम, सारे मुश्किल स्टेप्स इस वक्त हुकूमत ले भी रही है, एफडीआई लाने की भी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े मुल्कों को भी इंगेज कर रही है, आईएमएफ को भी कन्विंस कर लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि पाकिस्तान के जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, कराची रहने के काबिल नहीं रहा, लाहौर में इस वक्त पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 138% इजाफा हो चुका है, वहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं हैं, और पेशावर से मुतालिक जब वो इस तरह की बात करते हैं तो एक इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा कि पिछली हुकूमत ने या इस हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं कि पॉपुलेशन किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है, और जब वो इंक्रीज़ हो रही है तो फिर यहाँ पर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। जी, चैलेंजेस बहुत है। आपने सही कहा कि हमारी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है जो 2%, 1.5% से ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली उस पे एक एक देयर अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी। मगर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टर उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको चैलेंजेस नजर आते हैं। उसको नजर आ रहा है कि देखिए इस मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे लोगों को घर भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, खाने की अशिया भी चाहिए, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की और जो लोगों की ज़रूरियात है जो हुकूमत या बाकी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हम उस गैप को आके फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो इन्वेस्टर के लिए चैलेंज एक अच्छी चीज़ है, कोई एक बुरी चीज़ नहीं है, मगर जब तक उसको ये पता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड किस तरह कि प्रोटेक्टेड कि उसको किसी माल जानी खदशा ना हो, अपनी प्रॉपर्टी छिन जाने का खदशा ना हो, लीगल सिचुएशन में फंस जाने का खदशा ना हो। जब तक कि हम सारी की सारी सिक्योरिटी अगर दे देंगे तो इन्वेस्टर्स इन चैलेंजेस के ऊपर तो खुद आएंगे पाकिस्तान। तो अली भाई साहब, इसका मतलब जो जिस तरह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फिर ये एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट है कि अगर किसी भी मुल्क की या किसी भी शहर की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके ज़्यादा से ज़्यादा हैं, या फिर इसका एक बैड इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाता है कि हुकूमत की तवज्जो नहीं है और इकॉनमी उस मुल्क की इतनी वहाँ पर इतनी मजबूत या मुस्तहकम नहीं है, लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये इसको हम पॉजिटिव लें इस रिपोर्ट को, या फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं? जी, आपने इसके बात दुरुस्त की कि इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो मैंने हाइलाइट किया कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँगा और मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, शहर बड़े हो रहे हैं, तो मैं उसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखूँगा और कहूँगा कि यहाँ पे तो बहुत डिमांड है। मगर दूसरा सवाल मैं ये करूँगा कि इस मुल्क में क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? कोई हर्डल्स तो नहीं है मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है जो मेरी इन्वेस्टमेंट को रोकेगी, क्या इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मौजूद है? तो वो सारे सवालात, अगला सवाल होगा मेरा कि मैं देखूं कि वो सारी चीज़ें मिल सकती है मुझे कि नहीं मिल सकती। और यहाँ पर एसआईएफसी का रोल है, यहाँ पे हुकूमत का रोल है। अगर तो हुकूमत इस इशू को पॉजिटिव तरीके से डील करे और वो जाके बोले कि देखिए जी, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, जो एसआईएफसी कर रहा है, तो फिर ज़रूर इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी और इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। मगर अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मगर जनरली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट वेयर देयर अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब जो टैक्सेशन लॉज हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इन्वेस्टमेंट को या इन्वेस्टर्स को डील करने की, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई और शॉर्ट करने की ज़रूरत है, चूँकि बहुत लंबे और तवील प्रोसेस हैं और बड़े पेचीदा से मसाइल हैं, और फिर उसमें आधे से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो शायद मायूस होकर भाग ही जाते होंगे कि यहाँ किस चक्कर में हम पड़ गए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आधे से ज़्यादा नहीं, 90 से ज़्यादा परसेंट भाग जाते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी कम रही है। जो गुनाशुना जो रह जाते हैं, जो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद माज़ी में उनके साथ एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविज़्म दिखा के उनकी इन्वेस्टमेंट रोक दी, कहीं पॉलिटिकल चैलेंजेस की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट रुक गई, कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ गए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हुकूमत ये जानती है, और जैसा मैंने बोला इसी वजह से ही एसआईएफसी का क़याम आया था और बड़े ज़रूरी है कि अब एसआईएफसी डिलीवर करे वो सारे प्रॉमिसेस पर जिसकी एक्सपेक्टेशंस है उससे। और अली फैज़ साहब, अब तो हुकूमत एक प्रेसिडेंट सेट भी कर चुकी है कि जो हुकूमत ने करना है वो ओवरनाइट, वो एक रात में भी हो सकता है। 26 अमेंडमेंट अभी इसकी एक बड़ी मिसाल है। लोगों में एक आम तासुर ये है कि जिस चीज़ को करने की हुकूमत ठान ले या तहैया कर ले, इरादा कर ले, तो वो हुकूमत कर सकती है। तो ये रूल्स, इनको क्यों सिंप्लीफाई नहीं किया जा रहा, या इकॉनमी को मजबूत करने के लिए इस तरह के ओवरनाइट डिसीजंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं फिर? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि एसआईएफसी के रिजल्ट, जैसा एक्सचेंज रेट को उन्होंने कंट्रोल किया, उससे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इफ़ दे कैन कंट्रोल एक्सचेंज रेट, इफ़ दे कैन हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे थे और एसआईएफसी ने और
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने IMF से भी पैसा ले लिया और बाकी कंट्री से भी सपोर्ट ले ली, तो उसकी वजह से लोगों का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हुकूमत पाकिस्तान पे बढ़ गया है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन एज इन्वेस्टर्स यही है कि हुकूमत बाकी चीज़ों को भी फिक्स करे। जहाँ पे नहीं फिक्स हो सकती, ज़्यादातर मसला यही होता है कि लोग डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल तबका, कोई और बिजनेस इंटरेस्ट कहते हैं कि नहीं, इन रूल्स को ना चेंज करो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना लाओ, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, हमें प्रोटेक्शन दो। क्योंकि अगर बाहर से इन्वेस्टर्स आ जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा, हमारी जॉब्स चली जाएंगी। उसकी वजह से वो डिस्करेज करते हैं नए इन्वेस्टर्स को आने से, और उसके दलाइल देते हैं कि जी देखें, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे तो लोगों की वरना नौकरियां चली जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब ये ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उससे फाइट करें और उसको हम सॉल्व करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड। हमारी माशियात तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा IPPs को कन्विंस किया जा सके कि नज़रसानी शुदा मुआहदों पर दस्तखत हो सकें और आवाम को बिजली की बढ़ती कीमत से किसी हद तक रिलीफ मिल सके। और अब हुकूमत को इस सिलसिले में, हुकूमत की टास्क फोर्स को एक और कामयाबी मिली है और 8 मज़ीद IPPs के साथ अब ये नज़रसानी शुदा मुआहदों पर दस्तखत हुआ है, यानी नया पावर परचेज़ एग्रीमेंट साइन हुआ है। और अब इसके नतीजे में वो 8 IPPs जो कि इस मुआहदे पर दस्तखत कर चुकी हैं, उन्हें अब अपने टैरिफ में थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी और टेक और पे की जगह अब टेक एंड पे के तहत इनसे बिजली ली जाएगी। हाँ, जो बकाया जाते हैं इनके, जो माजी की पेमेंट्स हैं, उनको उसी अंदाज से कैपेसिटी पेमेंट्स को पूरा किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। एक तरफ ये खबर सामने आ रही है कि टास्क फोर्स बड़ी तेज़ी के साथ ये काम कर रही है और जो 8 IPPs शामिल हैं उनके नाम भी आपके गोश गुजार करते चलें, चूँकि इसमें हमजा शुगर मिल्स शामिल है जो कि वज़ीर आज़म के बेटे की शुगर मिल है, इसमें चिन्योट शुगर मिल शामिल है, JWD2 और JWD3 भी इसमें शामिल हैं, फिर रहीम यार खान मिल्स, शनाब शुगर मिल्स, अलमुइज़ शुगर मिल्स और थाल इंडस्ट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस वक्त ये खबर आई है तो एन उसी वक्त हम देख रहे हैं कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के कुछ ऐसे चार्जेस जो कि टेक और पे की मद में आते हैं उनकी भी मंजूरी दे दी है। यानी एक तरफ इन IPPs के साथ मुआहदे हो रहे हैं कि इन IPPs को टेक एंड पे पर लेकर आया जाए, लेकिन जो जनरेशन टैरिफ है कि इलेक्ट्रिक का उसको टेक और पे पर ही रखा गया है और अगले 7 साल तक की इस मंजूरी के बाद अब लोगों पर एक नया बोझ पड़ेगा और लोगों को वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, कैपेसिटी पेमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक को एक बड़ी रकम वो अदा करते रहेंगे। तो जो टास्क फोर्स हुकूमत की इस वक्त है उसकी पूरी तवज्जो IPPs पर तो है, पहले 5 और फिर ये 8 IPPs के साथ ये मुआहदे तो तय हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद IPPs की ऐसी है जिनके मुआहदे 1994 और 2002 के बाद के हैं और उनके साथ अब किस तरह से डील किया जाना है। फिर ख़ास तौर पर वो IPPs जिनके मालकान फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से डील करना है, असल मामला वहाँ पर आकर रुकता टास्क फोर्स की कारकर्दगी पर उठते हैं जब वो इन इंटरनेशनल जो IPPs हैं उनके मालकान को अभी तक कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं इस सिलसिले में। अब ये कामयाबी कब तक मुमकिन हो सकेगी और इन IPPs के साथ जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हुआ है ये इस टास्क फोर्स की कितनी बड़ी कामयाबी और इससे कितना रिलीफ मिलेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब रिसर्च फेलो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 8 IPPs के साथ मुआहदा हुआ है पावर परचेज एग्रीमेंट का, जिसमें टेक एंड पे पर इनको लेकर आ गए हैं। ये तो शायद बहुत ही माइनर या ना होने के बराबर ही कोई रिलीफ आवाम को इसका मिल सकेगा। मजीद IPPs को इसी तरह के एग्रीमेंट्स के साथ आगे बढ़ाना होगा, क्या कहते हैं? देखिए यही मेरी भी सजेशन यही है कि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, आप कंज्यूमर्स को इतनी एक्सपेक्टेशंस ना दें। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होगा और जितना लंबा हम इसको लेके जाते हैं कि उतना ही जो है वो स्मूथ होता जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप पे रुकना नहीं चाहिए, हमें इन रिफॉर्म्स को आगे लेके जाना है और रिफॉर्म्स को आगे लेके जाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइड को जी खालिद साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनकी आवाज़ सही तौर पर आवाम तक पहुंच सके। और एक बड़ा लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस है, चूँकि IPPs की जो तादाद है वो 100 से ज़ायद है और अभी तो ये जस्ट एक
इनिशियल स्टेप है। आहिस्ता आहिस्ता उन IPPs के साथ इस वक्त ये कन्विंसिंग मुआहदे हो रहे हैं जो कि 1994 की पॉलिसी के तहत जिनको शुरू किया गया था, फिर जिनके एग्रीमेंट्स 2002 में हुए उनके साथ भी ये सिलसिला शुरू किया गया है। लेकिन जो बाद के एग्रीमेंट्स हैं, जो रीसेंट पास के एग्रीमेंट्स हैं, फिर वहाँ क्या ये सिलसिला कामयाब हो सकेगा, यानी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक ऐसे वक्त में जब ये खबर सामने आई है तो इलेक्ट्रिक के उसकी जो जनरेशन कॉस्ट का जो मुआहदा है उसको 7 साल की अप्रूवल नेपरा ने दे दी है। वहाँ पर एक कैपेसिटी पेमेंट्स अगले 7 साल भी लोगों को अदा करनी पड़ेगी। इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। पहले अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें हुकूमत को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की तरफ भी जाना है कि आप एकदम से सोल्यूशन ये ना कहें कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और वो पूरे सेक्टर को ठीक कर देगी। ये एक लॉन्ग टर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अभी आपने एक बेस बना ली है रीनिगोशिएशन की, इस बेस को एक्सपैंड करते हुए आपको बड़े IPPs जो हैं उनको भी रीनिगोशिएट करना है और साथ साथ में आपने इकोनॉमी को भी ठीक करना है। अगर लाइबर का रेट नीचे आता है, आपकी जो है आपका जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे आता है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, तब भी आपका टैरिफ जो है वो नीचे आ सकता है। दूसरी चीज़, आपको कंजम्पशन बढ़ानी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, पर कैपिटा टर्म्स में, पर यूनिट टर्म्स में आपका टैरिफ जो है वो नीचे आता जाएगा। तीसरी चीज़, आपको ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है इस सारे प्रोसेस के अंदर, और ट्रांसपेरेंसी लाने का एक ही तरीका है, वो ये कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें। टास्क फोर्स बनी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस टास्क फोर्स की कंसिस्टेंसी को रखने के लिए आपको ये जो नेपरा का एक्ट है या जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है उसमें ये चीज़ें जो है वो डालनी होंगी, ताकि फ्यूचर में भी आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहें। और तीसरी चीज़ जो भी आपने सवाल किया टैरिफ का, टैरिफ पाकिस्तान में नेशनली डिटरमिन होता है। आप जो है वो किसी एक एफिशिएंट डिस्को को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ये नहीं कर सकते कि ये इसने अपनी रिकवरीज पूरी की हैं तो आप इसकी जो टैरिफ है उसको कम कर दें। इनएफिशिएंसीज भी उसके अंदर आती हैं, तो आप जब तक यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ को इंसेंटिव बेस या एफिशिएंसी बेस्ड टैरिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आप पीनलाइज करते रहेंगे उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप टैरिफ की बात करें, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करें, तो जनरेशन साइड के रिफॉर्म्स पे रुक नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट को, ट्रांसमिशन साइड पे भी जाना चाहिए और ख़ासकर डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी जाना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे अगर आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे जो टॉप ऑफ द थिंग्स आती हैं वो ये है कि आपने कंपटीशन को लेके आना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपस में कम्पीट कर रही हैं तो वो अपने आप को इनोवेटिव भी करेंगी, अपने टैरिफ को कम भी करेंगी। तो और ये जो लॉन्ग टर्म टैरिफ की बात है, इसको वो कंज्यूमर्स को सेंटिवाइज करने की तरफ आएंगी। तो गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स इस सेंस में करने हैं कि मार्केट में कंपटीशन आ सके, और गवर्नमेंट शायद उस तरफ जाना भी शुरू हो गई है। ये जो आपका अभी इंडिपेंडेंट सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर बने हैं, अब CTBCM अगर आ जाता है तो हमें जो है वो ये कंपटीशन नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होगी, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, और हमें साथ साथ में मार्केट में जो कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स हैं उनको लाना होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जनरेशन साइड पे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जिस रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, तो इसका आसान और सादा मतलब नई बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट किए बगैर भी कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसे किए जा सकते हैं कि एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सके और जो इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे हम आहंग हुआ जा सके, या फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है अगर आपने इसको ठीक करना है, लेकिन आपको आपका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, आप उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं है, आपको कोई फाइनेंसेस दरकार नहीं है। आप उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें। उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने से ये होगा कि सेक्टर पे आपका जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही होगी। सेकंड, अगर आपको देखें, जो आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर है ना, खासकर एनर्जी सेक्टर में, अगर आप उसको ये बता रहे हैं कि आपकी मार्केट में एंट्री ही बैन है, या आपको मार्केट में एंटर होके एक बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा मोनोपोलीज की फॉर्म में, तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे नहीं आएगा। तो अगर आप कंपटीशन लेके आते हैं मार्केट के अंदर, तो फिर जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो आके डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को ठीक करना है। हाँ, जहाँ पे आपको फाइनेंसेस दरकार है और जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए वो आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं। हमें सभी को पता है कि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इसलिए नहीं जा सकता कि आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करने की, इंटीग्रेट करने की। तो हमें अभी ये जो आपका TSAP बना है, जिसको आप ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान कहते हैं, उस पर मनोअन अमल होना चाहिए, और उस प्लान के थ्रू जो है वो
फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसमिशन साइड पे आनी चाहिए। सीपैक के अंडर आपने एक जो है वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई लाहौर मिटियारी, उसी तरह से आपको डिफरेंट लाइंस जो है वो बिछानी है ताकि आपका ट्रांसमिशन सिस्टम इस काबिल हो सके कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो ला सकें, और साथ में फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें। तो डॉक्टर साहब, ये तो अब ज़ाहिर है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके लिए तो अभी लोगों को बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आईपीपीज़ के मामले को डील करने का इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है? जिस तरह 94 या 2002 की पॉलिसी वाले आईपीपीज़ के साथ बात हो रही है, तो जो रिसेंट पास्ट में जो लास्ट एग्रीमेंट्स हुए हैं आईपीपीज़ के साथ, उनको भी कुछ कन्विंस किया जा सके, या वहाँ पर कोई ऐसा कोई गुंजाइश मौजूद है हुकूमत के पास? देखें, गुंजाइश तो हुकूमत के पास बहुत मौजूद है। हुकूमत के पास हमेशा जो है वो अपर हैंड होता है, लेकिन हुकूमत को इस अपर हैंड को बैलेंस्ड वे में यूज़ करना है कि ये ना हो कि आप जो है वो फोर्सफुली रीनिगोशिएट तो करवा लें, लेकिन उससे जो कॉन्फिडेंस है वो एरोड हो जाए। कॉन्फिडेंस एरोड होने से ये होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क के एनर्जी सेक्टर में नहीं आ रही होगी। एक साइड पे हम CTBCM के थ्रू प्राइवेट साइड को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके आ रहे हैं ताकि कंपटीशन आए, और दूसरी साइड पे हम इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस खराब करेंगे तो वो चीज़ें शायद जो है वो विल नॉट गो टुगेदर। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। जो शॉर्ट टर्म में मेजर्स लिए जा सकते हैं वो शायद ये लिए जा सकते हैं कि आप टेबल पे बिठाएं आईपीपीज़ मालिकान को, ख़ास तौर पे बड़े आईपीपीज़ को, और वो जो आईपीपीज़ जो सीपैक के अंडर लगे हैं उनके साथ निगोशिएट करें इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे कि अगर आप मुल्क को कुशन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करते हैं अपनी कैपेसिटी चार्जेस को कम करके, तो वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि आपको पे बैक कर सकें। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है चाइनीज़ आईपीपीज़ के साथ भी और लोकल आईपीपीज़ के साथ भी। लेकिन साथ में आपको ये भी करना है कि ये जो आपके आइडल आईपीपीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना हब पावर प्लांट की एग्जांपल लें तो वो अप्रैल से जून तक 0% यूटिलाइजेशन रेट है, और फिर भी हम उसको कैपेसिटी पेमेंट चूंकि एग्रीमेंट्स में लिखा है तो दे रहे हैं। तो हुकूमत शॉर्ट टर्म में साथ में ये कर सकती है कि उन आईपीपीज़ के पास आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएं और वहाँ पे इंडस्ट्री को इनवाइट करें इनोवेटिव रेट्स पे, कंसेशनल रेट्स पे, क्योंकि आप कैपेसिटी चार्जेस तो पहले ही दे रहे हैं और वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं प्लांट्स, उनको फुली यूटिलाइज करें, और साथ में ताकि आपकी जो मईशत है उसका भी पहिया चले और आपकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो, तब जाके आपका जो क्राइसिस है वो सॉल्व हो सकता है। और तीसरी चीज़ कि इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अगर ढूंढेंगे तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जो हैं वो इग्नोर रह जाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म का फोकस रखना है, लेकिन साथ साथ में ये भी कोशिश करनी है कि अवाम को किसी तरीके से रिलीफ। और डॉक्टर साहब, एक लास्ट ब्रीफ कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा कि रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में ज़ाहिर पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, तो अगर इससे फ़ायदा उठाना है और इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करना है तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी, वो किस तरीके से किया जा सकेगा? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ट्रांसमिशन साइड पे रिफॉर्म्स करने हैं, और दूसरा पॉलिसी चेंज करना है, पॉलिसी पैराडाइम चेंज करना है। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पैराडाइम है वो नेशनल ग्रिड पे मबनी है। नेशनल ग्रिड का मतलब है कि अगर आपने ठट्ठा में विंड लगाई है तो वो आपको ट्रांसमिट करनी है नेशनल ग्रिड के थ्रू पंजाब में और लोड सेंटर्स में। इसको चेंज होने की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन रखें कि आप छोटे छोटे सोलर प्लांट्स लगाएं और उनको उस जगह के पास लगाएं जहाँ पे लोड है, ताकि आपको ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स जो है वो ना आनी पड़े। तो इस चीज़ को लेके जाते हुए कम्युनिटी ग्रिड्स के साथ लिंक करते हुए अपने इंडस्ट्रियल जोन्स को डिवाइड करें और उसके पास पास रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, रिसर्च फेलो हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।